नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का महत्व स्पष्ट करते हुए उसमें व्याप्त समस्याओं का रेखांकन कीजिए। एक बार पुनः आप लोग क्वेश्चन देख लें। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का महत्व स्पष्ट करते हुए उसमें व्याप्त समस्याओं का रेखांकन करें। तो देखिए, इसमें जो है, इस प्रश्न में दो भाग है। पहले भाग में क्या कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली का जो महत्व है वो बताना है, और इसमें समस्याएं क्या हैं, वर्तमान में इसको लेकर के क्या समस्याएं हैं उसको बताना है। तो इसके दो भाग को बताना है। तो आइए, इसमें सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक महत्व प्राप्त हुआ, जो शासन को समाज के अंतिम सदस्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बस इससे ज्यादा का ना तो आपको भूमिका लिखनी है, और ना तो लिखने का स्कोप रहता है। मुख्य परीक्षा में बहुत ही सीमित समय रहता है। तो बहुत ही संक्षेप में, बस दो लाइन में एक भूमिका आपने दे दिया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 बता दिया, इसके तहत संवैधानिक जो इसको दर्जा मिला वो बता दिए, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, आपने चर्चा कर दी। हो गया इंट्रो आपका। अब यहाँ एक संरचना आप बना देंगे। जो हमारी पंचायती राज प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है उत्तर प्रदेश में। तो जो सबसे नीचे है वो ग्राम पंचायत है। ऐसे ही त्रिभुज बना करके आप बना देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा परीक्षक को भी देखने में। तो ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पे रहती है, पंचायत समिति ब्लॉक या प्रखंड स्तर पे, और जिला परिषद जैसे जिला पंचायत कहते हैं वो जिला स्तर पे रहती है। तो ये पंचायत की संरचना है, आप इसको दिखा देंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट है कि इसने लगभग 32 वर्षों की यात्रा में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए, जो निम्न है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 92 से 2023 का जो समय है वो करीब करीब 32 सालों का है। तो उसी के बारे में यहाँ बताना है। देखिए, इसमें सबसे पहले कीर्तिमान क्या है, वो राजनीतिक स्तर पे इसने क्या महत्व स्थापित किया उसको बता दें। तो इसने शासन प्रणाली का तृणमूल स्तर तक, तृणमूल मतलब समाज के अंतिम पायदान तक विस्तार किया, जिससे लोकतंत्र का सर्वसमावेशीकरण हुआ। मतलब इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक तरीके से शासन प्रणाली को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का कार्य किया। दूसरा है, यह एक ऐसा राजनैतिक स्तर है जहां नीति निर्मात्री सभा में क्षेत्र के समस्त पंजीकृत मतदाता होते हैं, जिनकी नीति निर्माण में भागीदारी होती है। मतलब यह एक ऐसा राजनीतिक संरचना है, इसमें इसमें जो है क्षेत्र के समस्त जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उनकी नीति निर्माण में भागीदारी होती है, ये आप दिखा देंगे। फिर स्थानीय स्तर के चुनाव में सफल होकर, देखिए जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्थानीय स्तर के चुनाव में सफल होकर ऊपरी स्तर की राजनीति में पहुंचने का मार्ग सुगम हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यदि गांव में कोई प्रधान बन जाता है तो उसका जो अगला टारगेट रहता है कि अब हम ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, जिला पंचायत सदस्य बन जाए, फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रयास करता है, विधायक बनने का प्रयास करता है। तो एक तरीके से ये जो है एक सीढ़ी का काम करता है। ये जो पहली सीढ़ी है, जब इस पे आदमी चढ़ जाता है तो आगे के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर जो अगला इसका पॉइंट है, यह चुनाव प्रणाली राज्य एवं देश को, मतलब क्या करा, स्टेट और देश को ग्रामीण स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है। वहां ग्रामीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालती है।
जैसे जब ग्रामीण संरचना, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जब बहुत सशक्त नहीं थी, तो जो ग्रामीण स्तर पे जो विकास होता था वो विधायक के द्वारा होता था या लोकसभा सांसद द्वारा होता था। और चूंकि इनका क्षेत्र इतना व्यापक होता था कि ये गांव, हर प्रत्येक गांव में पहुंच नहीं पाते थे, या उसकी जो समस्याएं हैं उसको ये जान नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन जब से ये व्यवस्था आई, पंचायती राज व्यवस्था आई, तब से इसने क्या किया कि राज्य और देश को जो है वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। और उसके लिए जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है वो भी एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया अपने जनप्रतिनिधियों पर इस व्यवस्था ने। तो ये सब जो है इसके राजनीतिक महत्व को दिखा देना है यहाँ। फिर जो दूसरा है कि आर्थिक महत्व, इससे आर्थिक इसकी आर्थिक भूमिका क्या है, तो इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आप समझ रहे होंगे कि जो राज्य वित्त आयोग है और जो केंद्रीय वित्त आयोग है, दोनों के द्वारा जो पंचायत है उनको अनुदान दिया जाता है, उनको कुछ हिस्सा विकास के लिए दिया जाता है अनुदान के तौर पर। तो एक तरीके से वही यहाँ कहा जा रहा है कि वित्त की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। विभिन्न प्रकार के अनुदानों के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास को बढ़ाने का कार्य पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। मतलब जो गांव की पंचायतें हैं वो जो ग्रामीण स्तर पर लघु और कुटीर उद्योग है उनके विकास को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण महत्व सामाजिक, उसको दिखा देना है आपको कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान है। कहीं कहीं यह व्यवस्था अब 50% तक हो गई है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान आदि। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो महिलाओं को और भागीदारी देना चाहते हैं इस क्षेत्र में, जैसे बिहार हुआ, केरल हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ। तो वहां जो आरक्षण की व्यवस्था वो 50% तक पहुंच गई है। तो इससे हो क्या रहा है कि इससे जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। महिलाएं इससे आगे आ रही हैं, ये दिखा देना है। इसके माध्यम से समाज के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध हो रही है। देखिए, महिलाओं के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है और ओबीसी से जो जातियां आती है उनके भी आरक्षण की बात यहाँ की गई है। तो एक तरीके से जो सामाजिक न्याय है कि मतलब समाज में इक्वल सबको, सबकी भागीदारी हो नीति निर्माण में, तो अगर उसका सही अगर क्रियान्वयन कोई कर रहा है तो वो पंचायती राज व्यवस्था ही कर रही है। तो आप यहाँ दिखा देंगे इसको कि किस तरीके से महिलाएं भागीदार हो रही हैं, एससी और ओबीसी भागीदारी कर रहे हैं। फिर इसने क्या किया है कि समाज की जाति प्रथा के तहत ऊंच नीच, छुआछूत को भी पंचायती राज व्यवस्था ने काफी कम कर दिया है। आज के 50 साल पहले जो व्यवस्था थी छुआछूत को लेकर के, आप अभी एक जो देखेंगे समाज में तो वो काफी कम हो गई है। हालांकि उसके कई और भी कारण हैं, जैसे शिक्षा का विकास हो जाना, लोगों को ये पता होना कि इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं पंचायतों की भी भूमिका बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि सोचिए, यदि कोई छोटी कास्ट का व्यक्ति यदि प्रधान बन रहा है, एक ऊंची जाति का व्यक्ति उसको भी उससे काम लेना है, तो वो उसके यहाँ जाएगा, प्रधान जी उसके दरवाजे पे जाएगा, चाय नाश्ता करेगा। तो एक तरीके से ये एक जोड़ने का काम कर रहा है सभी वर्गों के बीच। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है। तो अब आपने क्या दिखाया कि राजनीतिक महत्व क्या था, आर्थिक महत्व क्या था, सामाजिक महत्व क्या था। मतलब प्रश्न का जो एक पक्ष है वो आपने दिखा दिया है। अब जो है
हमको दूसरा पक्ष दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली में समस्याएं क्या हैं। अब देखिए, जो इसमें समस्याएं हैं उसमें जो सबसे पहली समस्या है वो है संस्थागत समस्या। फिर दूसरा है वित्तीय समस्या, मतलब धन की समस्या। फिर अधिकार संबंधी समस्या और जागरूकता का अभाव। अब प्रश्न के दूसरे पक्ष के तहत यही 4 पॉइंट है जिनको आपको बताना है और इसी को एक्सप्लेन कर देना है। तो आइए सबसे पहले हम संस्थागत समस्याएं देखते हैं कि इसके तहत क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले ग्राम सभा की नियमित बैठक नहीं होना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम सभा की एक नियमित बैठक होनी चाहिए जिसमें ग्राम के प्रधान हो और जो भी सदस्य लोग गण हों वो पहुंचे। गांव की जो निर्वाचित जो निर्वाचन में भाग लेते हैं चुनाव में वो मतदाता भी रहें। तो एक बैठक होती है, उस बैठक में गांव के विकास का रोड मैप तैयार किया जाता है। लेकिन अगर वो बैठक ही ना हो तो फिर वो सब चीजें तो धरी की धरी रह जाएंगी। वही यहाँ कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की नियमित बैठक का नहीं होना। दूसरा है कि ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट नहीं होना। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ जो है पंचायती राज प्रणाली की 3 सोपान है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पे। ये जो तीनों सोपान है इसमें जो है अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के एक सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। कहीं न कहीं जो है अभी वो तारतम्यता स्थापित नहीं हो पाई है कि एक तरीके से मिलजुल कर ये लोग काम करें। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच अधिकारियों कर्तव्यों का स्पष्ट नहीं होना। फिर पंचायतों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता नहीं होना, जैसे कुशल मानव संसाधन का अभाव, पंचायत भवन का अभाव आदि। जैसे अब आप देखते होंगे कि भाई ठीक है, हालांकि पंचायत भवन का तो सभी जगह बन ही गया है, लेकिन अभी भी वो अव्यवस्था का शिकार है। वहाँ जो है अगर कंप्यूटर ब्रॉडबैंड सेवा लगी तो उसको चलाने वाला कर्मचारी ही नहीं है। तो एक समस्या वहाँ है। दूसरी समस्या है कि कहीं कहीं अभी पंचायत भवन भी नहीं बन पाया है, तो वो भी एक कमी है। तो ये सब चीजें इसकी कमियों में जाएगी। जो संस्थागत समस्या है इसको दिखा देना है। फिर जो दूसरा है हमारा वित्तीय समस्याएं। वित्तीय समस्याओं के तहत किसी भी पंचायत के पास स्वयं के कर राजस्व का स्रोत नहीं है। मतलब जो पंचायतें हैं उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो किसी पे कर लगाएं और उस कर से अपना जो है वित्त पोषण कर सके। इनको वित्त के लिए कहाँ निर्भर रहना पड़ता है? राज्य और केंद्र सरकारों पर। अतः वे राज्य एवं केंद्र सरकारों पर की कृपा पर निर्भर होते हैं। भाई जब आपके पास अपना कुछ नहीं रहेगा तो आपको अपने से जो बड़े हैं जैसे स्टेट है या केंद्र पे निर्भर होना ही पड़ेगा। ये वैसे ही समझ लीजिए कि अगर एक घर में 3 भाई हैं और जो सबसे छोटा भाई है वो नहीं कुछ कर रहा है तो उसको अपने दोनों दोनों बड़े भाइयों पर बड़े भाइयों की कृपा पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो वही वो यहाँ कहा जा रहा है। फिर जो अगला पॉइंट है इसमें कि पंचायतों को उन योजनाओं के लिए भी पर्याप्त वित्त नहीं मिल पाता जो केंद्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की ग्रामीण स्तर पर चल रही होती हैं या क्रियान्वित की जाती हैं। लेकिन यहाँ समस्या क्या आती है कि पंचायत अपने विवेक से तो वो करे या काम करे या ना करे, उसको जो राज्य या केंद्र की जो योजनाएं होती हैं उसके लिए भी उसको फंड नहीं मिल पाता है। तो वो अपने विवेक से क्या ही योजना चला पाएगी जब वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ही नहीं चला पा रही है वित्त की कमी के कारण। वही इसमें कहा जा रहा है। फिर राज्य वित्त आयोग की भूमिका का बहुत प्रभावी नहीं होना। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन तो हो गया है कि जो जिसका काम है कि राज्य और पंचायतों के बीच वित्त को लेकर के बंटवारा, लेकिन कहीं न कहीं ये भी राज्य की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है और ये पंचायतों के
वित्त को लेकर के बहुत प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है। तो ये इसकी कमियों में जाएगा, सीमाओं में जाएगा, इसको आप बता देंगे। फिर जो है सी जो है वो अधिकार संबंधी सीमा, ये आप दिखाइए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वैसे तो पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिया गया है, किंतु इन विषयों को लेकर आज भी पंचायतों एवं राज्य सरकारों के बीच स्पष्टता नहीं है। आप लोगों ने पीटी में खूब पढ़ा होगा कि पंचायतों को कितने विषयों पर काम करने की आज़ादी दी गई है, तो वो 29 है, लेकिन ये अभी कागज में ही है। ये जो है इसका स्पष्ट जो है विभाजन अभी राज्य सरकार नहीं कर पाई है, और ये एक तरीके से पंचायतों के अधिकारों का हनन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप दिखा देंगे। फिर पंचायतों को स्व विवेक के आधार पर निर्णय लेने व नीति बनाने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित नहीं करती है। अभी भी क्या है कि राज्य जो सरकारें हैं वो ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपने पास, देखिए अधिकार कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो अगर एक व्यक्ति के साथ भी वही सीमा है, स्टेट के साथ भी वही सीमा है, और देश के साथ भी वही सीमा है। तो अधिकार सबको प्रिय होता है, तो वही समस्या राज्य सरकार के साथ भी है। वो अभी भी अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए पंचायतों को उतना फ्री हैंड नहीं करती, उतना उनको अधिकार नहीं देती, उतना उनको फिनांस नहीं देती कि वो अपने विवेक से भी ग्रामीण स्तर पर कुछ विकास के अच्छे कार्य कर सके। तो ये उसके सीमाओं में जाएगा, अधिकार संबंधी सीमाओं में, ये दिखा देंगे। फिर डी जो है जागरूकता का अभाव। अब इसके तहत चूंकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता उन्नत नहीं है, अतः अधिकांश जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों एवं पद के महत्व को ठीक से समझ नहीं पाते। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो साक्षरता का स्तर है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की मतलब पंचायतों में भागीदारी तो हो जा रही है आरक्षण के माध्यम से, कि भाई अगर एससी सीट है तो वहां से एससी ही उम्मीदवार होगा, तो प्रधान तो बन जा रहा है, एसटी प्रधान तो बन जा रहा है। लेकिन चूंकि अभी वो इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना वो जागरूक नहीं है, तो वो अपने अधिकारों को अभी उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको जो है एक तरीके से मिसगाइड भी कर दिया जाता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि अपने अधिकारों एवं पद के महत्व को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, प्रधानपति की संकल्पना हावी है, जिससे महिलाएं वास्तविक भूमिका में नहीं आ पा रही हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि यहाँ जो है महिलाओं को 1/3 जो है वो आरक्षण दिया गया है, कि अगर प्रदेश में पंचायत में 100 सीटें हैं तो उसमें 1/3 जो है वो महिला ही निर्वाचित होंगी। लेकिन महिलाएं निर्वाचित तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं उनके जो पति हैं, उनका जो पुत्र है, उनके जो पिता हैं, वो यहाँ हावी हैं, और वो एक तरीके से रबर स्टाम्प बन के रह जा रही हैं। मतलब पति जहाँ कह रहा है, बेटा जहाँ कह रहा है, पिताजी जहाँ कह रहे हैं, आज भी जो महिलाएं हैं वो दस्तखत करने पे मजबूर हैं, क्योंकि वही है कि अभी वो समाज में इतना अवेयर नहीं है, वो अभी बाहर इतना निकली नहीं है, और इतना शिक्षित नहीं है। कहीं न कहीं अभी शिक्षा भी मायने रखती है, कि महिलाओं की शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश में अभी उस तरीके से नहीं है जितनी कि अन्य राज्यों जैसे केरल उरल में है। तो ये अपने अधिकारों को लेकर के अभी उतना मुखर नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक सीमा में चला जाएगा। फिर स्थानीय स्तर के चुनाव में राजनीतिक दलों जाति व्यवस्था की भूमिका इसके वास्तविक स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। यही कारण है कि पंचायतों के चुनाव में सर्वाधिक हिंसा देखने को मिलती है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, और वहां बहुत ही ज्यादा हिंसा हुई। और किसी भी प्रदेश में अगर पंचायत स्तर पे चुनाव हो रहा है तो वहां सर्वाधिक हिंसा क्यों हो रही है? तो उसके दो कारण है। एक तो पहली चीज, ये लोकल स्तर का चुनाव होता है, तो लोकल स्तर पे जो चुनाव होता है वो एक तरीके से कहने को तो बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन ये बहुत ही अहम चुनाव होता है।
इसमें मतदाताओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है और इसमें एक तरीके से वैमनस्यता, प्रतिद्वंदिता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो हिंसा का वो कारण है, और दूसरी चीज इसमें जो राजनीतिक दल हैं वो भी प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं कि ये हमारे समर्थित कैंडिडेट है, और वो भी एक तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। बंगाल में तो आपने यही देखा होगा, भाजपा बनाम तृणमूल की ही कहानी थी कि कितनी ज्यादा हिंसा हुई, कितने निर्दोष लोग मारे गए। तो ये है। फिर आगे देख लीजिए कि यही कारण है पंचायतों पंचायतों में, ये तो हम बता ही दिए। तो ये जो आज का प्रश्न है उसका उत्तर यही है। अब छोटा सा एक निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचायतों की विकास यात्रा अभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकी है। भाई अभी नहीं पहुंच सकी है, मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी जो है ये इसकी इतनी सीमाएं हैं जो मैंने पहले बताया, तो मंजिल तक तो नहीं पहुंची है, स्पष्ट है। किंतु इतना अवश्य है कि इसने मंजिल की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है, जो देर सवेर पहुंच ही जाएगी। मतलब जो आगे कहा जा रहा है कि ठीक है अभी हम भले मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन चलना तो प्रारंभ कर दिए हैं, और किसी भी मंजिल में पहुंचने का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो शुरुआत होती है। और शुरुआत जो है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया है। इतना व्यवस्थित ढंग से किया गया है कि एक तरीके से पूरे सामाजिक न्याय को यहाँ साकार ये व्यवस्था कर रही है, महिलाओं को, SC ST को, OBC को। तो कहीं न कहीं भले अभी ये जो पीछे हैं समाज में, मतलब भागीदारी में पीछे हैं, अपने अधिकारों को लेकर के अभी उतना मुखर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन का विकास होगा वैसे वैसे इसमें भी गति आएगी, और ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी व्यवस्था भविष्य में साबित होगी। मतलब जो आपको निष्कर्ष देना है वो एक आशाजनक हो, उम्मीदजनक हो, मतलब उसमें नकारात्मकता नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही एक छोटा सा निष्कर्ष आप दे देंगे तो ठीक है। आज का उत्तर यहीं तक है, आप लोग कुछ और देख ले। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे जुड़िए, और इसलिए जुड़िए कि यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां आप PDF में भेजिए। देखिए आंसर जो है आपको PDF में भेजना है। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे भेज देते हैं तो उस तरीके से चेक नहीं हो पाता, तो आप PDF में भेजें, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। और जो पढ़ा रहे हैं उसका जो है PDF आपको यहीं हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसकी शिकायत है हमको। देखते तो बहुत लोग हैं, तो ये आप ही का चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए और इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए। इसी तरीके से फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।